Sir, you're muted. अच्छा जी बेटे, द लास्ट क्वेश्चन दैट वी वर डूइंग उसी से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई होप के दिस इज द लास्ट वन। उसके बाद हम आगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे मैथ्स के, एंड देन विल मूव ऑन। उसने कहा था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स। ये पार्ट कर रहे हैं हम। For which it was cheaper to use Shopee। आपको याद नहीं है अगर तो मैं याद कराता हूँ। क्वेश्चन को पीछे से जरा देखते आते हैं। हमें पता लगा था दो शॉप्स हैं, वहां से फोटोग्राफ्स निकलवाएं तो एक शॉप से 60 सेंट्स ईच फोटोग्राफ के हिसाब से कॉस्ट आती है और दूसरे से 63 सेंट्स। लेकिन जो शॉप बी है जो 63 सेंट्स कॉस्ट करती है, उसका एक एज ये है कि जब $10 से ऊपर चला जाता है रेट तो वो $1 का डिस्काउंट देता है। ठीक है, जब वो $1 का डिस्काउंट देते हैं तो हमने देखा हमारे पास पार्ट वन में था, उसने 24 फोटोग्राफ्स हैं शॉप ए से करवाई। तो उसने कहा था शॉप ए से करवाने पे क्या कॉस्ट आई, 24 फोटोग्राफ्स है ना, तो 60 सेंट्स है। तो हमने देखा कि ये हमारे पास $14.4 कॉस्ट आई थी। किसी ने हाईलाइट किया सर उसने तो कहा है कि 20 का नोट दिया है तो बकाया कितने बचेंगे, तो माइनस कर लेते हैं। तो हमने माइनस कर लिया, हमें पता लगा कि उसको $5.60 वापस मिलेंगे, 60 सेंट्स वापस मिलेंगे। सेकंड पार्ट में क्या था कि अगर यही उसने बी शॉप से कराई होती तो क्या कॉस्ट आती। उन्होंने बी से निकाला तो वो 14.40 की बजाय $15.12 आ रही थी। तो यहां से देख के तो लगता है ए शॉप से कराना चाहिए, लेकिन फिर याद करें बी शॉप ने $1 का डिस्काउंट देना है इफ द रेट इज, अगर द टोटल कॉस्ट इज मोर देन $10। 15.12 में से जब आप $1 माइनस करते हैं सो लेफ्ट विद $14.12। $14.12 तो यकीनन कम है $14.40 से, तो इट्स चीपर। पार्ट थ्री में वो पूछता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स फॉर विच इट वाज चीपर टू यूज बी। कहता कम से कम कितनी हो हमारे पास फोटोग्राफ्स तो बी से ही कराने से चीपर पड़ता। मैं आपको अब समझाने के लिए जरा एक्सप्लेन करता हूँ। समझ आ गया? मुझे समझा दो फिर, मुझे तो नहीं समझ आया। जस्ट किडिंग। फिर भी जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी जस्ट कॉपी द क्वेश्चन नोट डाउन ताकि मैं सामने आपके सामने रख के सारी सिचुएशन डिस्क्राइब कर दूं। आई थिंक आई शुड कट इट फ्रॉम हियर। And I think I should crop it to the part that is required. Sir, I hope which I have question? your attention. This is question number 8 का part 3. I hope I have your attention. अब जरा देखिए, आप जरा गौर कीजिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ शॉप ए का रेट क्या था। शॉप ए जो है वो $0.60 पर पिक्चर वो आपसे चार्ज करती है। शॉप बी जो है वो $0.63 आपसे पर पिक्चर चार्ज करती है। अगर अंडरस्टैंड करें, अगर मैं 10 पिक्चर्स यहां से बनवाता हूं तो मेरे पास कॉस्ट क्या आती है, ऑफ कोर्स $6 आती है। 10 पिक्चर्स अगर मैं यहां से बनवाता हूं तो मेरे पास कॉस्ट क्या आती है, ऑफ कोर्स $6.3 आती है। आप बताइए कौन सी चीपर है? ए वाली चीपर है ना, B. इसका रेट ज्यादा है। क्या 10 पिक्चर्स होंगी तो किससे बनवाऊंगा मैं, ए से या बी से? अगर B. 20 पिक्चर्स हो मेरे पास, लेट्स से आई हैव इन दिस केस देयर वर 10 पिक्चर्स, इन अनदर केस आई हैव 20 पिक्चर्स, तो इसके पास कॉस्ट क्या निकलेगी, ऑफ कोर्स डबल, दैट इज $12। और इसके पास कॉस्ट क्या निकलेगी, इसके पास निकलेगी $12.60। अब जरा गौर करें, ये $10 से बढ़ गई है, ये $10 से, तो ये $1 का डिस्काउंट भी देगा आप, तो इसकी तरफ से क्या आ गया, $11.60। अब आप मुझे बताइए क्या $12 वाली मैं करवाऊंगा या कौन सी ज्यादा एक्सपेंसिव है? एक्सपेंसिव। पहले मैं 10 पिक्चर्स होती तो आई वुड हैव गॉन फॉर $6। 20 पिक्चर्स हैं तो आई एम गोइंग फॉर बी। कोई कंफ्यूजन बेटे? जी बेटे। बेटे $1 माइनस होगा ना, $10 से बढ़ गया रेट। जब टोटल प्राइस $10 से बढ़ जाएगी तो उसने कहा था $1 का डिस्काउंट मिलेगा।
ये बात समझ आ गई? तो $12 बड़ा होता है या ये ज्यादा है? ऑफ कोर्स $12 महंगा है। तो अगर मेरे पास 20 पिक्चर्स होंगी तो मैं कहां से कराऊंगा? 20 से। अब सवाल उसका क्या है? यहां से आपको समझ आ गया दोनों में फर्क क्या पड़ता है? पिक्चर्स की क्वांटिटी से फर्क क्या पड़ रहा है? सवाल उसका ये है कि कम से कम कितनी पिक्चर्स हो तो मैं फैसला ये करूंगा मुझे बी की तरफ जाना। इज इट 15? इज इट? 11. इट वॉन्ट बी Sir, 15। पता है क्यों? जी बेटे। sir, will it be 11? नो बेटे, इट वॉन्ट बी 15। क्यों? क्योंकि अगर ये 15 पिक्चर्स होती, लेट्स टॉक अबाउट केस नंबर 3, मैं आपको करने का तरीका समझा रहा हूँ। अगर ये होती 15 पिक्चर्स तो मुझे टेबल आता है 15 पिक्स होती है अगर, तो 15 6 हजार होता है 90। क्या होता है? तो यकीनन इसका जो कॉस्ट निकलती वो कितनी निकलती? $9 निकलती। कितनी निकलती? $9 निकलती। कितनी निकलती? अब आप सोचें कि 15 पिक्चर्स में अगर 0.60 से $9 निकल रही है तो 0.63 से कितनी निकलती होगी 15 पिक्चर्स में? हाँ जी, 11 पिक्चर कराएगा। तो $1 की तो नहीं है ना एक पिक्चर, $0.60 की है एक पिक्चर। मैं 11 पिक्चर्स का केस आपके सामने रख देता हूँ बेटा। 11 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.60 से, तो आंसर क्या आता है? $6.6। जब 11 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 0.63 से, तो आंसर आता है 6.93। अभी डिस्काउंट कैसे मिलेगा? $10 क्रॉस करेगा तो डिस्काउंट मिलेगा। 15 पिक्चर्स 60 सेंट्स के साथ $10 क्रॉस नहीं कर रही। 15 पिक्चर्स $10 क्रॉस नहीं कर रही 60 की पावर के साथ, यानी 60 सेंट्स पर पिक्चर के रेट के साथ। लेकिन जब आप पिक्चर्स का रेट क्या रखते हैं? एट द रेट ऑफ 0.63, तो आपको पता है टेबल आपको आता होना चाहिए। 15 3 45 होता है, 4 कैरी। 15 6 90 होता है, 94 बन गया। सो दिस बिकम्स 944। आप बताइए क्या 15 पिक्चर्स भी हमारे लिए काबिल एतमाद है? हमें 10 क्रॉस कराना है, हमें 10 16 So पिक्चर्स will पे it ये be 10 क्रॉस कर 20? जाएगी। आप देखें 16 पिक्चर्स पे ये 10 क्रॉस कर देगी। इसकी कॉस्ट 16 पिक्चर्स पे 10 क्रॉस। क्योंकि अगर मैं इसमें एक और आप देखिए 16 पिक्स की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं एट द रेट ऑफ $0.63, 0.63, तो जरा 16 को इससे मल्टीप्लाई करके देखिए। 16 3 जार होता है 48, 4 कैरी। 16 6 जार होता है 96, 96 और 4 दैट इज 100। तो ये क्या वैल्यू बन गई आपकी? $10.08। 10.08। 16 पिक्चर्स अगर ये करवाता है, यानी 16 के ऊपर, सॉरी 16 पिक्चर्स अगर ये कराता है एट द रेट ऑफ $0.6, तो ये पता है कितना बनता है? दिस बिकम्स 0 पॉइंट, सॉरी $9.6। कितना बनता है ये? हैव आई लॉस्ट यू गाइस समवेयर? आपको मेरी साथ साथ समझ आ रही है? आर वी क्लियर सो फार? 15 पिक्चर्स करा रहा था तो रेट आ रहा था 60 सेंट्स के हिसाब से $9। और अगर 63 सेंट्स के हिसाब से देखते तो $9.44 था। मैं कौन सी शॉप को प्रेफर करूंगा? मैं प्रेफर करूंगा $9 जहां पे आ रहा है। अगर मैंने कर दी है 16 पिक्चर्स, तो आप देखिए मेरे पास $9.6 आ रहा है शॉप ए से। शॉप ए से क्या आ रहा है? 9 पॉइंट, जहाँ, क्योंकि वहां रेट है 6. 60 सेंट्स। क्या रेट है वहां पे? लेकिन जब शॉप 60 बी पे जाता cents. हूं तो 63 सेंट्स के हिसाब से आंसर आ रहा है $10.08। क्या आंसर आ रहा है? क्या ये 10 को क्रॉस कर गया? तो Yes. क्या इसकी प्राइस क्या ये पे करना पड़ेगा या $1 का डिस्काउंट मिलेगा? एक एक डॉलर डॉलर का का आपको डिस्काउंट. क्या मिला है? डिस्काउंट। तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? यू विल हैव टू बी पेइंग 9.08। अब आप बताइए कि जब आप $9.08 पे करना पसंद करेंगे या आप पसंद करेंगे $9.6 पर? 9.6 बड़ा होता है कि 9.08. 9.08 बड़ा होता है? 9.6. 9.6 बड़ा होता है। तो हम क्या पे करना चाहेंगे? 9.08। तो कम, तो हमारा आंसर क्या है? 16 पिक्चर्स हमारा आंसर। 16 से कम पिक्चर्स हो तो हमेशा किस पे जाना है? शॉप ए पे। किस पे जाना है? और 16 से ज्यादा है तो किस पे जाना है? शॉप। आर वी क्लियर सो फार? नहीं सर। ये
और सर मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 9 बेटे। On average, James' heart beats 75 times per minute. Calculate that number of times his heart beats during 50 weeks. Give your answer in standard form. बेटे जरा गौर करना है वो आपने, यहां पर आ रहा है पर मिनट, क्या आ रहा है, और Per यहां minute. हमें निकालना कितनी देर का है, वीक्स का। इसका निकालना है, या तो हम Weeks. 50 वीक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में, या तो हम क्या कर लेते हैं 50 वीक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं वीक्स में। क्या आसान लगेगा आपको? आई थिंक शायद 50 50 वीक्स को minutes. मिनट्स में कन्वर्ट करना आसान होगा। लेट्स डू दैट ऑन द राइट साइड। इट्स 50 वीक्स, तो डेज कितने बनेंगे, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 350 डेज। क्या आंसर आ जाएगा? एक दिन में 350 डेज हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 350 में कितने बनेंगे? Sir, it will be, what was it? Right, 8,400. 8,400. 8400 चेक कर लें जी प्लीज, 8400 ही बनते हैं। मैं 35 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बेटे, मुझे 35 का टेबल समझ में आया। 35 को 4 टाइम्स करें बेटे तो 144 होता है, 4 लगा 14 कैरी, 35 2 टाइम्स 70 होता है, 70 प्लस 14 84 होता है। यस इट इज 80। एक 4 इधर बेटे कम आपने डलवाया शायद, इट इज 84,400 बन रहा है। Okay. चेक कर लें, कैलकुलेटर है किसी के पास तो, 8400 ही है, मैं गलत कैलकुलेट कर गया हूँ। चलो जी मैं 8400 ही कह देता हूँ, 8400 आवर्स हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? बिग 60. टू स्मॉल मल्टीप्लाई होता है ना, बिग टू स्मॉल क्या होता है, Multiply. मल्टीप्लाई। तो 60 से मल्टीप्लाई करें, ये तो आसान है ना, 3 जीरो तो ऐसे ही आ गए। 500 6 4 जार 24, 4 लगा 2 कैरी, 504,000. 6 8 जार 48 और 2 50। यही आंसर बनता है बेटे। देखें ये मेरे पास मिनट्स आ गए, ये मेरे पास, अब मेरे पास उधर देखिएगा उसने कहा था 75, यार पानी पिला देना साथ, बीट्स और मिनट्स। 75 बीट्स थी एक मिनट में, और मुझे अब मिनट्स कितने मिल गए हैं, 504000, और निकालना क्या है कि कितनी दफा बीट करता है। या आपका दिल एक हफ्ते में, एक साल में, एक साल से कम अरसे में इतनी देर बीट करता है, अरेबिक के हिसाब से इतने ही साल तकरीबन आपको। सो दैट्स x equals to 75 times 504000। जी बेटे क्या आंसर आता है? 37800, फिर 30। वी गुड सो फार? नीचे देखो ये किसका उसको दो। वी गुड सो Yes, फार? sir. नाउ दिस इज आंसर इन मिनट्स। बेटा इधर तवज्जो जरा,
अब उसने कहा था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हुजैमा, मुझे यकीन है आपको नहीं याद होगा, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, हुजैमा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है? जी जी, उस तरह करके लिखते हैं। क्या करेंगे अब? हाँ जी खुशदिल, क्या करूँ अब? स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाऊंगा इसको? जी अलीशा, आपको पता है? हनाना, Sir, me. एक मिनट, नहीं एक मिनट, ऐसा ठहर जाओ। हनाना, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बनेगा ये? नहीं पता है? बेटा एक मिनट ठहर जाओ ना, मुझे बाकियों से भी तो देखने दो ना। महरूर, आपको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बनेगा? इसी सेइंग यस और नो? शी सेइंग, उसको पता है? मिनल, आपको पता है? मिनल बताओ क्या आंसर आएगा? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने डेसिमल लगाने होता है एक डिजिट के बाद, और बाकी डिजिट्स ऐसे ही लिख देने होते हैं। क्योंकि बाकी डिजिट्स आगे जीरो है, मुझे लिखने की जरूरत, मल्टीप्लाई बाय 10 लिखना है। और अब देखना है मैंने कितने डिजिट्स से डेसिमल को जंप कराया है। मैंने डेसिमल को जंप Okay. कराया 3, 3, 6 और एक 7 से। सो दिस इज माय आंसर। Sir, that was my answer too. गुड, ठीक है बेटे, समझ आ गई? समझ आई स्टैंडर्ड फॉर्म की कि नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्म का Sir, सुनो, स्टैंडर्ड फॉर्म की समझ आई? एक मिनट किंजा, स्टैंडर्ड फॉर्म की समझ आई है कि क्या किया मैंने? सुनो फिर क्या किया समझ लो। कोई भी नंबर होता है ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए। असल में इसका डेसिमल यहाँ है, ठीक है? जैसे मैं 6 को लिख सकता हूँ ना 2 टाइम्स 3, तो इसको भी कुछ और लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 3.78 लिख सकता हूँ, 3.78। लेकिन मुझे साथ बताना है कि मैंने डेसिमल को कितना जंप कराया है। कितना जंप कराया है? 3, 3, 6 और एक 7 जंप्स कराए हैं। तो इसलिए मल्टीप्लाई 10⁻7 है। क्योंकि अगर मैं 10⁻7 से मल्टीप्लाई करूंगा 3.78 को, तो वो ओरिजिनली यही नंबर बनेगा। दिस इज कॉल्ड राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जी किंजा, आप बोलो। सर ये बीट्स नहीं, सॉरी, ये आपने आपकी आवाज मिनट्स कट गई, लिखा है दोबारा ये बोलो। beats per minute, sir. It's beats per minute. अच्छा जी, सॉरी। किंजा ने हाईलाइट किया, सर हमने यूनिट गलत लिख दिया जी। ये था असल में, हमने बीट्स निकाली हैं, तो इट्स बीट्स पर मिनट्स एंड नॉट मिनट्स। थैंक यू बेटे। जी बेटा, किसका फोन है? किसका फोन है? साइलेंट करो इसको जल्दी से। हमदान, काम पे तवज्जो वापस। आफ्टर एन एक्सरसाइज अली एंड बेन मेजर्ड देयर हार्ट रेट्स। इधर तवज्जो, हुजैमा इधर नहीं ध्यान। कहता है एक्सरसाइज करने के बाद अली और बेन ने मेजर की अपनी हार्ट रेट। द रेशियो ऑफ देयर हार्ट रेट्स वाज 15 to 17। Ben's heart beat 18 times per minute more than Ali's। कैलकुलेट अलीज हार्ट रेट। अब हमें पता क्या क्या है? पहली बात जो हमें पता है यहाँ से, वो क्या है? Ratio. अली रेशो बेन क्या है मेरे पास? 15:17। मैंने कहा था जब भी आपको रेशो मिले, आपने सबसे पहले काम करना है टोटल पार्ट्स फाइंड कर लेने। वो कितने बनते हैं यहाँ पे? 32। ये बात समझ आ गई आपको? 32 क्या है? रेशो बेटे ये होती है कि हमने किसी गिवन क्वांटिटी के हिस्से किए होते हैं, टुकड़े किए होते हैं। कितने टुकड़े किए हैं? हमने इसके 15 + 17 32 टुकड़े किए हैं। तो टोटल टुकड़े कितने किए हमने? 32। वो मैंने यहाँ साइड पे लिख लिया, ये कहीं काम आएगा आगे जाके। Ben's heart beat Ben's heart beat 18 times per minute more than Ali's। Ben की 18 times per minute more है किससे? अली से। और ऊपर हम बेन की कर रहे हैं ना, ये जिम की थी, सॉरी। ये अजान के लिए रुक रहा हूँ, सिर्फ मैं लिखता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाए। आई होप समझ आ जाएगी, नहीं तो मैं अजान के बाद डिस्क्राइब करूंगा।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चलो। जब भी बेटे क्वेश्चन में ऐसे लिखा आएगा कि एक की दूसरे से इतनी कोई चीज ज्यादा है या कम है, तो इसका मतलब है बेसिकली उसने आपको डिफरेंस दे दिया है। क्या कर दिया है? जब उसने यहाँ पर आपको कहा कि उसकी बहन की हार्ट बीट 18 टाइम्स पर मिनट मोर है अली से, तो इसका मतलब अगर अली का बीट करता है 10 टाइम्स, इसका 28 टाइम्स करता होगा। अगर अली का कितना करता है 10 टाइम्स, इसका कितना होगा 20, क्योंकि हमारे पास कितने का डिफरेंस है 18 का टाइम डिफरेंस। अगर अली का बीट करता है 50 टाइम्स, जिसका 68 होगा। अगर अली का बीट करता है 100 टाइम्स, इसका 100 एंड। अगर अली का 0 टाइम्स, तो इसका क्या तो कंफ्यूजन। वी गुड सो फार। हमदान ये बात समझ आई है? कैसे समझ आएगी? फोन छोड़ेगा तो समझ आएगी। ये दे फोन। उत्तर मैथ्स पढ़ना है तूने? ये मैथ्स मुझे फोन ना कल से क्लास में नजर आए। क्लास में फोन आएगा या तू आएगा, एक चीज आ सकती है क्लास में। हाँ जी। उसने कहा है बैन की, इधर देख लो क्या हो रहा है। बैन की 18 टाइम्स हार्ट बीट अली से ज्यादा है, तो अली की जो भी हार्ट बीट है बैन की उससे, या तो प्रॉब्लम। अब हमें इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है? एक इन्फॉर्मेशन हमें ये गिवन है, चूंकि डिफरेंस है तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। हमें डिफरेंस क्या पता है? जितने भी पार्ट्स किए हैं, बेन को 2 पार्ट से ज्यादा मिले हैं अली से। वी गुड सो फार। पार्ट्स का डिफरेंस क्या है? 2 का। और बीट्स का कितना डिफरेंस है? 18 का। अब हम टिक टैक टो बना सकते हैं अपना। आप देखिए, एक तरफ मैं लिख देता हूं अगर बीट्स, तो दूसरी तरफ लिख सकता हूं पार्ट्स। 2 पार्ट्स जो हैं वो 18 बीट्स को रिप्रेजेंट करता है। 2 पार्ट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि 2 18 पार्ट्स में अगर देखा जाए तो बेन के पास 2 पार्ट्स से ज्यादा रेशो ये शो कर रही है। और अगर बीट्स में देखा जाए, क्वेश्चन कह रहा है 18 बीट्स का फर्क है। अब देख लेता हूँ, ओजी वैल्यू मिल गई। अब मैं देख सकता हूँ उसने पूछा, उसने क्या कैलकुलेट अली हार्ट रेट। अली के कितने पार्ट्स थे? अली के थे 15 पार्ट्स। कितने पार्ट्स है? हार्ट रेट फाइंड करना ना उसका। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 135। बेटे एक्स की क्या, सॉरी क्यों बेटे? मैं टोटल तो निकाल ही नहीं रहा, मैं डायरेक्ट अली का निकाल। टोटल निकाल के माइनस कर रहे हैं तो भी आपकी मर्जी, लंबा हो गया ना प्रोसेस में। डायरेक्ट ही अली का निकाल रहा है, जो मेरे पास एक ओजी बन गई है, मुझे दोबारा आगे जहाँ टोटल निकालने की क्या जरूरत है? दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, एक्स 2 इससे, 1s are 9। आई गेट 15 9 टाइम्स इज इक्वल टू 135। मेरे पास आंसर आ चुका है। कोई कंफ्यूजन? वी गुड सो फार? जी। आप सोचिए, ये तो कोई हार्ट हार्ट पेशेंट है, आपने देखा नहीं, वो कह रहा है आफ्टर एक्सरसाइज। नहीं, आप थोड़ा सा फर्क तो होगा ना दोनों की एक्सरसाइज का। अब आप और मैं दोनों एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक जितनी एक्सरसाइज तो नहीं करेंगे, राइट? आप ज्यादा कर लोगे। जी बेटा, कहता जी द रिकमेंडेड हार्ट रेट फॉर अ मैन ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला।
वो कहता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज ना एक नॉर्मल हार्ट रेट ये होना चाहिए, इस फॉर्मूला से निकालें आप, रेकमेंडेड ये है। व्हेन n years, वेयर n years इज द एज, n की जगह आप उसकी एज पुट करें, मैं यहीं पे लिख लूंगा, दिस इज एज। एज कहता है कैलकुलेट करें एज व्हेन n इज इक्वल टू 25। तो क्या ही मसला है इसके अंदर, तो पार्ट 1 है एज इज इक्वल टू 4/5 इंटू 220 माइनस n की जगह क्या पुट करने को कह रहा है 25। ये लें जी 25 पुट कर दिया। कहता है जी कैलकुलेट करें। मेरा ख्याल है तो आप खुद, मैं क्या करूंगा, आई डेफिनेटली वांट टू गेट दिस एज इज इक्वल टू, आपने सीधा सीधा कैलकुलेट कर दिया 4/5 टाइम्स 195, 5 1 टाइम्स 5 5 3 जा 50 39, और 39 4 टाइम्स होता है 156। आई थिंक द आंसर इज 150। मुझे 39 का टेबल नहीं आता, मुझे 40 का टेबल आता है। 44 टाइम्स क्या होता है 160 होता है, तो 39 में एक कम है, तो मैंने 140 उसमें से 160 में से 4 कम कर दिए हैं। इफ यू गेट व्हाट दैट मींस, दिस इज माय आंसर। पार्ट 2 में कहता है जी कैलकुलेट n व्हेन h, इसकी अब जरूरत नहीं शायद रही। सॉरी, कैलकुलेट, वो कहता है n फाइंड करना है जब एज की 144 वैल्यू है, लेट्स पुट इट लाइक दैट, 144 इक्वल्स टू 4/5 इंटू 220 माइनस n। अब यहाँ पे बेटे आपको समझना ये है, मैं n को कहीं भी अननोन वैल्यू, मैंने कहा था एक साइड पे लेके जानी है, जब तक ये बाहर वाला हिस्सा नहीं रिमूव होता मैं n को नहीं छेड़ सकता, मुझे बाहर वाला हिस्सा पहले रिमूव करना है। तो यहाँ पे ये 5 डिवाइड हो रहा है, यूं समझिए मैं दोनों साइड्स को 5/4 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। ये तो हमने पहले कर लिया था कि इक्वेशन दोनों साइड्स जो होती हैं वो आपस में सौखने होती हैं, एक के लिए कोई चीज खरीदेंगे दूसरे के लिए भी लेनी पड़ेगी। मैंने 5/4 से क्यों दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, सवाल ये होना चाहिए। मैंने 5/4 से इसलिए दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया है, यार ये ना, इधर आ जा बेटा, उठो, इधर इसको खुदामा हो गया, इधर आ जा, क्योंकि बेटे मैं चाहता हूँ उस राइट साइड से 5/4 खत्म हो जाए ना, 4/5। देखो ये 5, ये जो 4 है ये इस 4 से कट जाएगा, और ये 5 इस 5 से कट जाएगा, तो आप देखेंगे अगर कि मेरा ये 220 माइनस एन आजाद हो जाएगा। अब मेरी जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है वो 220 माइनस एन है। अब मैं इसको इधर उधर मूव कर सकता हूँ, पहले नहीं मूव कर सकता था, पहले वो कैद था। गुड। अब ये 4 की भी इधर कटिंग होती नजर आ रही है, 4 1 टाइम्स 4, 4 3 12, और यहाँ पे 6 36। तो मेरे इस साइड पे आ रहा है 5 टाइम्स 36, मेरे उस साइड पे आ रहा है 220। क्या आ रहा है? अब मुझे ये प्रिजम्पशन है मेरे ज़हन में कि ये 180 बनता है 36 5 टाइम्स, क्योंकि 36 10 टाइम्स 360 होता है, तो ये 180 है शायद इस टाइम्स। दिस इज इक्वल टू 220 टाइम माइनस एन। अब मैं क्या करूंगा, ये जो राइट साइड पे एन है इसको लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा, और जो लेफ्ट साइड पे 180 है उसको राइट साइड पे ले जाऊंगा। इस तरह करने से क्या होगा, ये जो एन है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो 180 है ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर किसी को मेरे इस स्टेप की समझ नहीं आई, प्लीज मुझसे पहले ही पूछ लीजिए, मैं फिर कुछ और करूं। ले सकते हैं, मैं नहीं लेना चाह रहा। जी बेटे, अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई प्लीज पूछ लीजिए। जी, मैंने बेटे क्या किया है, ये जो एन है यहाँ पे जो कि नेगेटिव था, आई टुक इट टू दैट प्लेस, और जो 180 है जो कि पॉजिटिव था, आई ब्रॉट इट हियर। अब मैं इसको साइड नोट पे समझाऊंगा अगर अभी भी समझ नहीं आया। एक मिनट बेटे, मैं कलर चेंज कर दूं पेन का, मैं इसको साइड नोट पे समझाता Will you just हूँ। बेटे ये था write the answer first? 180, एक मिनट बेटे, 180 इक्वल्स टू 220 माइनस एन था ये, राइट? ठीक है, मैंने दोनों साइड्स पे एन प्लस कर दिया है। 180 प्लस एन इज इक्वल्स टू 220 माइनस एन प्लस एन। ये मैं कर सकता हूँ ना? जब मैं ये करता हूँ तो माइनस एन प्लस एन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास ये बच जाएगा 180 प्लस एन इक्वल्स टू 220।
गैस है ना? अब मैं क्या 180 को दोनों साइड पे माइनस कर सकता हूँ? 180 प्लस n माइनस 180 इज इक्वल टू 220 माइनस 180। कैन आई डू दिस? क्या ये 180 से कैंसिल हो जाएगी ये वाली साइड? मेरे पास इस साइड पे सिर्फ n और उस साइड पे 220 माइनस 180 बचेगा। जी है ना? किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आई प्लीज पूछना। मैंने एक साथ जो अननोन टर्म थी उसको एक साइड पे करना था, बाकियों को हटाना था। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? Sir, जी है ना? did you just add like मैरूर a आपको ये नजर step? आया सारा? Sir, did आप you क्या just पूछ रही add हैं? a step? नो Because बेटे, like you can just मैंने कोई carry स्टेप नहीं ऐड 180 किया to the बेटे। other equal side. मैंने कोई That स्टेप was ऐड नहीं किया। ये स्टेप बेटे मैंने ऐसे डायरेक्टली किया था, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही उनके लिए मैंने राइट साइड पे एक्सप्लेन किया कि ये सारे स्टेप्स को मैंने कंसाइज करके ये इकट्ठा कर। oh, जी हाँ जी। वो भी आपको समझाने के लिए किया था। मैं सिंपली आपको कह सकता था कि एक 5 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हुआ क्यों है मैंने आपको करके दिखाया। मैं बेसिकली दोनों इक्वेशंस को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि आजादी हो जाए इस साइड को। ब्रैकेट उसके बगैर खुल नहीं ना सकती। मुझे बेसिकली एन के अलावा सब कुछ उधर लेके जाना है। देखो ना, जब आपको एक जगह से कोई चीज उठा के लेके जाए, मुझे यहाँ से सारे बच्चों को अगर उस क्लास में शिफ्ट करना है, तो आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि जब तक दरवाजे के आगे खड़ा बच्चा नहीं मूव करता, तो दरवाजे से इधर वाले लड़के नहीं मूव कर सकते। राइट? तो वो दरवाजे के आगे जो लड़का खड़ा था 4x5, मैंने पहले उसको मूव कराना था, फिर ही दरवाजा खुलना था बाकियों के जाने के लिए। वी क्लियर सो फार? मेरे पास आप देखेंगे कि आंसर एन का क्या आ रहा है। एन इक्वल्स टू 40। मैंने किया क्यों है ऐसे इतना लंबा वे, क्यों नहीं शुरू में अडॉप्ट किया जैसा राइट हैंड साइड पे किया? मैं चाहता हूँ इस तरह का मेंटल मैथ आपका डेवलप हो जाए, वो ऐसे मेंटल मैथ करना आना चाहिए। उमर शयान समझ आ गई है? लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या था जी? मेक एन द सब्जेक्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। वो कहता है एन को, ये तो वही ऊपर वाले पार्ट की तरह ही है। सब्जेक्ट बनाना क्या होता है, यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। आज तक हमने क्लास में सब्जेक्ट बनाने की डिस्कशन नहीं की। मेरे अगले चैप्टर में इसकी डिस्कशन आएगी, लेकिन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ जी बेटे। जी जी। तो पहले पार्ट में की तो है, तब एच की वैल्यू निकलनी थी। वन 156 के साथ करूं आप कह रहे हो? पार्ट 2 में लिखा गया हुआ, जरूर देख लें। पार्ट 3 में फॉर्मूला देखना है, एच इज इक्वल टू 4/5। बेटा ये अगर आप काम पे ध्यान दें अंदर आसानी हो जाएगी। बेटा इधर ध्यान दो, सलार इधर ध्यान दो। जब किसी को सब्जेक्ट बनाने का वो कहते हैं, तो बेटे बेसिकली वो कह रहे होते हैं उसके अलावा सबको दूसरी साइड पे ले जाओ। यानी इस वक्त कौन है सब्जेक्ट? ये है इस वक्त सब्जेक्ट। और अब वो sir, कह what रहे हैं is इसको बनाएं, the subject कह रहे हैं again? इसको बनाना है। Subject. अब मैं आपको सब्जेक्ट बना के दिखाने लगा हूं बेटे। अब वो कैसे बनाते हैं? एच के अलावा सब कुछ उधर से इधर लेके आना है। तो सबसे पहले 4/5 को लेके जा सकते हैं। वो क्या बन जाएगा? सो यू कम 5/4h। दिस इज इक्वल टू 220 माइनस n। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अब 220 को उधर ले जाना है, ऐसा समझ लें, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई। मुझे हमेशा ये पता है कि जिसको मैंने सब्जेक्ट बनाना होता है ना, अगर वो नेगेटिव में हो ना, तो मैं उसको नहीं, उसको लेके जाता हूँ दूसरी साइड पे। इससे मेरा एक स्टेप आगे जाके बच जाता है। आपको इसलिए भी से समझा रहा हूँ, अगर आपने जिसको सब्जेक्ट बनाना है वो नेगेटिव में है, वो किसमें है, उसको दूसरी साइड पे मूव कराएं। यहाँ पे माइनस एन है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा ये, और प्लस एन, यानी एन प्लस 5/4 एच इक्वल्स टू 220। और ये मैं आपकी वजह से स्टेप कर रहा हूं, वरना मैंने स्टेप इस तरह से नहीं करना था। मैंने जैसे पहले किया था, एक ही गो में लिख देना था n इज इक्वल टू 220
-5/4h। ये मेरा आंसर आ गया जी बेटे। Wouldn't we want to figure out what हम्म 5/4 multiplied by h is first? नो वी डोंट नीड टू फिगर आउट दैट। अब बोलो हादिया बेटे, उसके लिए आपने हमेशा ये देखना है कि ये नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है। यानी आप पूछ रही हैं मुझसे कि सर ये वाला नंबर जो है ये उधर जाके रेसिप्रोकल क्यों है। असल लॉजिक इसके पीछे वही है जो मैंने रफ वर्क साइड पे करके दिखाया था। मैं इसको यहाँ से नहीं ला सकता। हाँ, मैं कुछ और अजाफी तौर पे ला सकता हूँ। मैं इधर ऐसा क्या करूं इक्वेशन के इस साइड पे कि यहाँ से 5/4 खत्म हो जाए। मैं इस राइट साइड पे जो हाईलाइटेड है क्या करूंगा, 4/5 है खत्म हो जाए। पहले 5 के बारे में सोच लेता हूँ। 5 कैसे यहाँ से खत्म हो सकता है अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ। 4 कैसे खत्म हो सकता है अगर डिनोमिनेटर में। अभी एक न्यू चीज आ गई ना यहाँ पे। 5/4 एक तो सौकन है ना, तो दोनों सौतने हैं ना, एक साइड पे ये काम दोनों पे करना पड़ेगा। चूंकि इधर 5/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उधर भी क्या करना पड़ेगा। तो आप इस स्टेप को यहाँ खा जाएं, डायरेक्ट ही कहें यहाँ ये उधर चला गया 5/4 बन गया। डिड यू गेट इट? नो। दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना था ना बेटे। अब इस साइड को 5/4 से मल्टीप्लाई करना था ताकि ये वाला 4/5 खत्म हो जाए। तो मुझे एक साइड पे तो नहीं सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकता, दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करना था। फिर करना था ना। तो यहाँ से 4 और 4 कट जाना था, 5 और 5 कट जाना था, इधर ये बच जाना था ना एज इट इज। मैं ये मल्टीप्लाई वाला, अगर आपको मुझे प्रैक्टिस की वजह से इसकी समझ है, आपको नहीं, आप हर दफा लिख लिया करें। अगले स्टेप में भी देख लें, मुझे 220 को रिमूव कराना था। इन एसेंस मुझे एन को दोनों साइड से रिमूव कराना था। मैंने इधर एन ऐड करूंगा तो इधर से एन रिमूव होगा, तो उधर भी तो एन ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने ये रेड से जो हाईलाइटेड है ये नहीं लिखा, डायरेक्ट दूसरे वाला लिख लिया। और ये जो 5/4h है, अब इसको इधर से रिमूव कराना है तो माइनस करना पड़ेगा ना 5/4h। उधर भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो मैंने ये रेड वाला नहीं लिखा, डायरेक्ट तो लिख दिया। कोई कंफ्यूजन? यहाँ हमारी बेटे वो वर्कशीट जो है वो खत्म हो जाती है। वो आपका टेस्ट है एक जो परसों हुआ था, जो वो आपको वापस मिल गया। मैथ्स का टेस्ट वापस मिल गया आप लोगों को। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं मिला, किसको नहीं मिला? आपको क्यों नहीं मिला? I don't know. शायद मिल गया हो, चेक करें। आपने ये भी देख लिया होगा कि आप लोगों का मैथ्स का टेस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बुरा है। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बुरा है। नहीं कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड जी। मैं 10 बताऊंगा, पूरा टेस्ट कल डिस्कस करूंगा, आई नहीं डिस्कस जी। जी उसको करेक्ट कर लेता है। आपको वो टेस्ट की जो गलतियां हैं मैं उसके टेस्ट आपसे कल ही डिस्कस करूंगा, आज नहीं डिस्कस करूंगा। मैं उस टेस्ट पे खफा इसलिए नहीं हूँ कि चले मेरा कसूर होगा, मैंने सही नहीं काम कराया, मैं उसकी मजीद प्रैक्टिस शीट्स कराता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ से आगे ये एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा ना कि टीचर सर चेंज हुआ इसलिए नहीं समझ रहा। यहाँ से आगे ये एक्सक्यूज, अब यहाँ से आगे तो मुझे कोई ऐसा भी काम नहीं करना कि 1.5 महीने में जो पढ़ाया गया था उसको हफ्ते 10 दिन में क्लियर करना। यहाँ से आगे तो मैं जीरो से चल रहा हूँ। यहाँ से आगे नहीं कोई एक्सक्यूज चलेगा। कोई चीज समझ नहीं ना आ रही, यकीन करें 2+2 पे मुझे हफ्ता रोक के रखे, मैं आगे नहीं जाऊंगा। जब आप कह देंगे ना सर क्लियर हो गया और मैं आगे चला जाऊंगा और वर्कशीट भी करा दूंगा, फिर मैं फंसूंगा इस पे कि ये क्यों नहीं अब टेस्ट ठीक हो रहा। इसका मतलब यहाँ आप नालायक हैं, काम नहीं ठीक कर रहे, या पहले आप झूठ बोल रहे थे कि आपको समझ आ गई है। दोनों सूरतों में डांट पड़ेगी। वी गुड सो फार? क्लास छोड़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स आज ही डिस्कस कर देना मैंने, ठीक है? सर जी सर, जितनी देर आप कहेंगे बताएं। चलें 1 मिनट बाद भेज देता हूँ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ, ये कॉन्सेप्ट मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा कर रहा हूँ ताकि सारी चीजें कनेक्ट हो जाएं, ठीक है? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या है।
आपको HCF LCM का पता होना चाहिए क्या होता है। आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स का पता होना चाहिए अलोंग विद देयर रूट्स। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालना है भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान देखो कंफ्यूजन, स्क्वायर्स क्यूब्स और रूट्स। इसके बाद आपको रैशनल और इरैशनल नंबर्स का भी पता होना चाहिए। जब आपको रैशनल और इरैशनल नंबर का पता हो तो आपको रिकरिंग टू फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी आता होना चाहिए आपको। इन सबको जी बेटे, आपको इन सबको ये जो रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, बैग बंद करके बैठे हो काम नहीं कर, आपको जो इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, रिकरिंग को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए परसेंटेजेस क्या होती हैं, और फिर आपको ये भी कॉन्सेप्ट आता होना चाहिए कि फ्रैक्शन और डेसिमल इनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या परसेंटेज को इनमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए इनको कन्वर्जन के अलावा इनके साथ इरैशनल नंबर में एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, उसकी बजाय मैं बल्कि पहले ये लफ्ज ले देता हूं। आपको फ्रेंडली नंबर्स का पता होना चाहिए, और आपको स्टैंडर्ड नोटेशन भी आती होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड नंबर फॉर्म में नंबर्स को लिख के दिखाएं। और इसके बाद आपको आता होना चाहिए एवरेज निकालना। एवरेज का कॉन्सेप्ट हमने रिसेंटली पढ़ा, राइट। आज मैं आपको बताने वाला हूं मिड वैल्यू एवरेज से कैसे रिलेटेड है। मिड वैल्यू क्या होती है? कोई भी दो नंबर्स के दरमियान की वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है? कैसे फाइंड करते हैं मिड वैल्यू? A प्लस बी डिवाइडेड बाय, जिसकी भी मिड वैल्यू निकालनी है उसको 2 पे डिवाइड कर। Sir, what's 7? सॉरी, 7 पे लिखा हुआ था 7. बेटे फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, या परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में। ये होती है बेटे मिड वैल्यू। ये क्या होती है? मिसाल के तौर पे वो कहता है आपको कि मुझे 17 सॉरी पॉइंट वाली क्यों बात करूंगा, वो आपको कहता है मुझे 2/5 प्लस 3/12 की मिड वैल्यू निकाल के दिखाओ। वो कहता है फाइंड मिड वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। आप क्या करेंगे इसको फाइंड करने के लिए? आप लिखेंगे जनाब 2/5 प्लस 3 I'm sorry, but can you get go a थोड़ी देर little बाद up? बेटे, जो मैं समझा रहा हूँ पहले इसको फोकस करते हैं। वो तो टॉपिक्स है ना लिखे हैं, उनके नाम से मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते थे? ऐड करके 2 पे उसने दो फ्रैक्शंस की आपको मिड वैल्यू निकालने के लिए कहा। आप क्या करेंगे? दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे और उनके सम को 2 पे डिवाइड करेंगे, और उनके उसने आपको दो डेसिमल्स दिए होते 17.2 और 5.1, आप दोनों के सम को 2 पे डिवाइड करेंगे। ये याद रखना आप। मैं पहले ये वाला पार्ट आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, बल्कि इस तरह से करने की बजाय दोनों को लेफ्ट राइट कर देता हूं, और फिर आप लोगों की जान छोड़ दूंगा। क्या कह रहे हो बेटे? जादू है? वो जादू येलो हो गया, पिंक हो गया, पर्पल हो गया। मैं भी इसको ठीक करता हूँ। वो मेरे से ना ये वायर हिल जाती कभी, उस वजह से। अब यू शुड बी नोइंग के डेसिमल्स जब दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो अगर उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, पहले उनका डिनोमिनेटर। अब 12 के टेबल में पहला नंबर जो 5 पे भी जा सकता है वो आता ही 5 जा रहा है 60। 12 का टेबल आपको आता होना चाहिए 60। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 60 आता है 12 से, तो उसके न्यूमिनेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स 24। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें? 60 आता है 5 से, तो 3 को भी किससे करना पड़ेगा? 5 3 आर डिवाइडेड बाय 2। आपको पता है डिवाइडेड बाय 2 लिखा है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 भी लिखा जा सकता।
यस, तो मैं इसको अब क्या करूंगा, 24 और 15 कितना होता है, 39/60 टाइम्स 1/, कोई कंफ्यूजन? ये 3 के टेबल पे जाते हैं, अगर आप गौर करें तो ये 3 के टेबल पे जाते हैं, दैट वुड बी 13 बनता है ना, 3 के Yes, टेबल पे sir. ये 13 बनता है ना, 13/20. 20 टाइम्स 1/2, 13/40. 13/40, ये बेटा मेरा आंसर है। जब मैं कहता हूं ये मेरा आंसर है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, इसका मतलब है दिस इज द मिड Simplest वैल्यू ऑफ fraction. ये 2/5, यानी ऑन अ नंबर लाइन, if on a number line there is a point that represents 2/5 and then there is a number that is represented by 3/12, तो उन दोनों नंबर्स के दरमियान में बिल्कुल मिड में ये नंबर आता, इट इज द मिड वैल्यू, इसको मिड पॉइंट कह सकते हैं। और इसी तरह से ये वाली साइड है 17.2 है, इसमें ऐड कर लेते हैं तो दिस विल बिकम 22.3 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा 11.15। तो ये क्या है, ये अगर नंबर लाइन पे कहीं 5.1 है और कहीं आगे जाके 17.2 है, तो जो 11.15 है ये यहां कहीं इनका मिड पॉइंट है, एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है। मेरी ड्राइंग में गलती हो सकती है लेकिन ये नंबर लाइन का बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, हाफ वे थ्रू है, कोई कंफ्यूजन? मैम खफा होंगी मेरे से लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे अभी भी याद आया कि एक और Sir, कॉन्सेप्ट है रिवाइज 3 रिकॉल जी। divided by 12, 3/12 is actually smaller than 2/12 or 2/5. क्या बेटे? 3/12 is actually smaller than 2/5. जो मर्जी हो, मैंने तो दोनों का मिड पॉइंट बताया आपको, आई गेट इट, आप जो कह रही हैं मैं उसको समझ गया हूँ। एक बेटे बात मैंने सिर्फ रिकॉल करानी है, ये सिर्फ एक रिकॉल है। रिकॉल क्या है? रिकॉल ये है बेटे कि मुझे अगर लिखने हैं इररेशनल नंबर्स, राइट, इररेशनल नंबर्स, वो कहता है इररेशनल नंबर्स लिखने हैं। सर बहुत माजरत, मैम को रिक्वेस्ट करें 2-1 मिनट दे दें प्लीज, मैं बड़ी माजरत। इररेशनल नंबर्स मुझे बेटे अगर वो कहता है कभी भी के 2 पॉइंट्स के दरमियान के लिखने हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान के इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, तो वो कैसे कहता है इरेशनल नंबर्स बिटवीन, कोई भी 2 नंबर्स आप बोल दें, मैं उसके दरमियान के निकालना चाहता हूँ। 1 डिजिट बोलिएगा प्लीज ताकि काम आसान समझाने का आसान हो। 7 और 9, 7 और 9 के 7 and दरमियान 9. के इरेशनल नंबर्स निकालने ना, ठीक है। अब 7 और 9 के दरमियान इरेशनल नंबर जब आप निकालते हैं 7 एंड, आपको पेपर में वो ऐसे 7 एंड 8 का कहेगा या 8 एंड 9 का कहेगा, लेकिन आपने 7 एंड 9 का कहा तो मैं 7 एंड 9 की बात कर लेता हूँ। 7 का आपने हमेशा क्या करना है, 7 इज ऑल्सो √49, क्या ये सच है कि नहीं? 9 इज ऑल्सो √81, क्या ये भी सच है कि नहीं? Such a. इनके दरमियान में रैशनल नंबर सिर्फ एक है, आपको पता है वो 8 है, और 8 इज ऑल्सो √64, यहां तक प्रॉब्लम? तो √50 से लेके √63 तक, और फिर जंप लेते हैं, स्किप करते हैं, √65 से लेके √80 तक, ये सारी की सारी जो आपको रेंज मिल रही है, दीज आर ऑल इररेशनल नंबर्स। निकालने का तरीका आपको आई होप पता लग गया होगा। So they're asking for the irrational numbers between 7 and 9. So सॉरी, will we have to list them नहीं नहीं, or हमें can लिस्ट we नहीं write करने, कोई them दो like वो that? मांग, दे ओनली आस्क यू अबाउट 2 और 3 सच नंबर्स। वी गुड सो फार? Okay. वी गुड सो फार? Yeah. अब मैं मैथ्स की क्लास क्लोज करने से पहले मुझे ना याद आया, असल में सॉरी जिस वजह से मैं माजरत कर रहा था, अब यहाँ से आगे नई बातें, ये वो बातें थी बेटे जो पीछे की पड़ी हुई थी, मैंने सिर्फ रिवाइज रिकॉल किया और निजाम आगे चला। यहाँ से आगे आपके एक्सक्यूजेस खत्म होने चाहिए, फिर भी कुछ पिछला पढ़ाना होगा तो उसके लिए अब एक्स्ट्रा क्लास होगी, अब उसके लिए अब मेन क्लास में वो नहीं होगा। इफ यू हैव अ टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया, हम उसको कैसे पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। Sir, can उस you अहमद ने एक like सवाल पूछा था, मैं एक मिनट बेटे, एक स्टूडेंट ने पहले सवाल पूछा था, अहमद वो सवाल हुआ है, वो मैंने कहा था क्लास में कर दूंगा ताकि सबके लिए सहूलत हो जाए। कोई HCF LCM का कोई क्वेश्चन था,
अहमद ने मुझे व्हाट्सएप किया था, सर ये जरा समझा दें। तो मैंने कल, मैं उस टाइम बैठ था, मैंने घर जाके कराता हूँ, फिर मैंने सोचा अहमद मैं क्लास में ही करा दूंगा ताकि आपको सबको फायदा हो जाए। यहाँ लिखा हुआ है रिटन एज प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर्स n is equals to 2 raised to power p, 5 raised to power q, multiply by 7 raised to power r, और लिखा हुआ है 500 is equals to 2 raised to power 2 times 5 raised to power 3, और बस इतना ही लिखा हुआ है। और कहता है कि HCF, उसने साथ HCF भी दिया है। कहता है HCF जो है वो है 2 raised to power 2 times 5 raised to power 2, और कहता है कि जी LCM जो है वो है 2 raised to power 3 times 5 raised to power 3 times 7 raised to power कुछ भी नहीं, बस इतना ही लिखा हुआ है। अब वो कहता है आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कहता है जी आपने PQR, कहता है फाइंड PQ Sir, I and R। can, sir, I I know can जी जी see it बोला, just by looking at it. आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट। वो कह रही सर मुझे देख के ही पता लग रहा है कि आंसर है, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ ताकि सबको फायदा हो जाए। हमने कहा था बेटे जब भी दो नंबर्स का HCF या LCM लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, रूल क्या याद रखना है, HCF में कौन सी पावर लेते हैं अमर, ध्यान देना यार, HCF में कौन सी पावर लेते हैं और LCM में, शाबाश। तो HCF में छोटी पावर अगर लेते हैं तो जो P की वैल्यू है, तो देखें ना N और उसका, आप देखें हमारे पास आ क्या रहा है, 2 की क्या पावर आई है 2, तो P की पावर या 1 है या 2 है। अगर 1 होती तो फिर P की पावर छोटी हो जाती, फिर वो लेनी चाहिए थी, इसका मतलब P की पावर 1। अब P की पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, HCF के लिए बात हो रही है। P की पावर स्मॉलेस्ट क्या पॉसिबल है कि P की पावर भी क्या होगी 2 होगी। P की जगह क्या लिखा जाएगा, क्योंकि हमें HCF में देखो 2 लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो P है ये भी या 2 होगा या 2 से कोई बड़ा नंबर होगा। तो फॉर श्योर मैं क्या कह सकता हूँ कि P की वैल्यू क्या है 2। अब बात कर लेता हूँ बेटे 5 की पावर की। 5 की देखो यहाँ पे पावर 3 है, लेकिन यहाँ क्या ली गई है, छोटी पावर लेनी होती है ना, तो Q की भी क्या वैल्यू होगी फिर 2। वी गुड सो फार, यहां तक को मसला। अब आप देखें 7 की बात कर लेते हैं, छोटी पावर लेनी है ना, किसी वाले लेनी है, तो यहाँ पे 7 था नहीं है ना, 7 ऊपर 7 है नीचे 7, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ भी 7 है लेकिन उसकी पावर 0 है, वो 1 नहीं होता, तो यहाँ भी हमने क्या लिया हुआ है 7 पावर। Sir, why इसको हम is ना P भी equal नोट to करें तो 2, कोई मसला not 3? Sir, why is P equal to 2, not 3? बेटा, वो तो P की वैल्यू 4 भी हो सकती है ना, 5 भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। Sir, look at LCM. I'm जी जी मैं talking जाता about. हूँ, अभी मुझे 1 मिनट हौसला तो करो बेटे, मुझे समझाना है ना, 1 मिनट मुझे कॉन्सेप्ट समझाने तो दो, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम क्लियर। अब आ जाते हैं LCM की तरफ। LCM का क्या रूल था कि इसमें क्या लेना है, बड़ी पावर लेनी है। क्या लेनी है, हमने कहा था P की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, सिर्फ HCF को देते थे कुछ भी हो सकती थी, लेकिन फॉर श्योर कम से कम क्या होगी 2। अब हमारे पास LCM भी आ गया, LCM बताता है कि बड़ी पावर लेते हैं, कौन सी लेते हैं, यहाँ पर 2 थी और वहां पर 3 ली हुई LCM में, तो इसका मतलब है इससे बड़ी पावर है हमारे किसी फैक्टर में, तो इसका मतलब P की वैल्यू क्या है बेटे, यहाँ पे समझ आ गई कि P की वैल्यू 3 क्यों लेनी, क्यों की 2 क्यों लेनी। अब आ जाते हैं यहाँ पे 7 भी है ना, वहां पे 7 R लिखा हुआ है, यहाँ बड़ी पावर लेते हैं, तो बड़ी पावर 7 की कितनी पावर है यहाँ पे, यहाँ क्या पावर है 1 है ना, यहाँ तो 7 है ही नहीं, तो फिर यहाँ भी इसकी R की वैल्यू क्या होगी। आर यू क्लियर इन दिस क्वेश्चन, श्योर। आई होप सबको ये रिवाइज एंड रिकॉल हो गया होगा कि LCM HCF से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, चलेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बायो वाले जा सकते हैं, CS वालों की 1 मिनट बाद क्लास है। मोबाइल हम दान क्यों नहीं देना दान का मोबाइल दे दूं किसको, क्यों क्यों देना है, घर से मैसेज क्यों आता है यार, मुझे समझ नहीं आती। कहाँ फोन आपका, क्या कह रहे हैं, घर बुला रहे हैं आपको, अच्छा क्या, कौन फोन कर, कौन है मैसेज करता, कौन कर, कौन रहा है, 4 लोग है ना, कंप्यूटर वाले भेजो सर, कंप्यूटर वाले भेज सर के कितना मैसेज आ रहा है, प्लीज क्लास में कोई काम है ना, जाके गाड़ी क्या है ना मैसेज की बात करा दें, जा सर के साथ ऑफिस जाना, तो
Sir, hello, sir. हाँ जी बोलो No. बेटे। वो जो आपने लिखे थे ना नंबर्स, एक मिनट ठहरो, मैं आप वॉल्यूम ऊंचा कर लूं, मुझे ऊपर आवाज नहीं कर आ दें रही ताकि आपकी मैं सही। लिखा एक मिनट ठहरो, दोबारा बोलना, मुझे आवाज नहीं आ रही। आप बोलो। Sir, I'm saying that can you go up to what topics you wrote so I can copy them down? Thank you. Okay, thank you, sir.